तो दोस्तों, आप देख रहे हैं शाही रिसर्च एंड एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित शाही। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम उन भारतीय इतिहास की लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे जिनके बिना भारतीय इतिहास का जिक्र करना भी अधूरा है। और ये लड़ाइयाँ वो लड़ाइयाँ थी जिनके वजह से भारतीय इतिहास में उथल पुथल हुआ था। अगर इन लड़ाइयों में किसी भी एक युद्ध का परिणाम जो है अपोजिट होता तो हमारी इतिहास आज कुछ और होती। हम आज उन्हीं कुछ लड़ाइयों को लेकर आया हूँ, और जो आप यूँ कह सकते हैं कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों में सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण यही लड़ाइयाँ थीं जिनके ऊपर पूरा भारतीय इतिहास जो है लिखा गया, पूरा भारतीय इतिहास बदल गया। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो लड़ाई हुई थी, बहुत खास लड़ाई थी, बैटल ऑफ पेशावर। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा बैटल ऑफ पेशावर कोई लड़ाई हुआ था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई था। मैं आपको बता रहा हूँ जिसके वजह से अरेबिक लड़ाकों को, अरेबिक आक्रमणकारियों को भारत के सीमा में घुसने का मौका मिला था। क्योंकि मोहम्मद गजनी पहला ऐसा शासक था, पहला अरेबिक शासक था जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया और भारतीय सीमा को तहस नहस कर दिया। इनकी लड़ाई जो हुई थी वो जयपाला हिंदू शाही किंगडम था, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पे आज के समय में बॉर्डर पर था। और उनका जो ये एक हिंदू शासक थे और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था भारतीय इतिहास में, क्योंकि इन्होंने लगभग 200 सालों तक भारतीय सीमा को दूसरे अरेबिक लड़ाकों से बचा कर रखा था। कई बार हिंदू शाही किंगडम ने कई बार अरेबिक लड़ाकों को हराया और उनको वापस भेज दिया था। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हिंदू शाही किंगडम के राजा जयपाला शिकस्त खाए थे और मोहम्मद गजनवी ने शाही किंगडम को जो है तहस नहस कर दिया था। और भारतीय सीमा पे गजनवी ने अपनी पहुंच बना ली थी, पूरा कब्जा कर लिया था। ये लड़ाई 1001 ईस्वी में हुआ था और जिसमें गजनी का जो है विजय हुआ था। अगर ये इस लड़ाई में जयपाला जीत गए होते तो शायद मोहम्मद गजनवी अगर भारत में प्रवेश नहीं किया होता, और गजनवी नहीं आया होता तो मोहम्मद गौरी भी नहीं आता, गौरी नहीं आया होता तो शायद अरेबिक आक्रमणकारी कभी भारत में घुस ही नहीं पाते। तो ये जो लड़ाई थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मतलब इस लड़ाई के बिना जो है भारत में, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश कर सकता था। लेकिन उस समय दूसरे राजाओं ने जयपाला राजा का साथ नहीं दिया, और जयपाला वैसे बहुत मजबूत राजा थे लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद जो है दूसरी लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तराइन। ये तो बहुत फेमस लड़ाई थी, ये सभी लोगों को पता है। मेरे हिसाब से भारत के इतिहास में इसको बहुत पढ़ाया भी जाता है और बहुत लोग जानते भी होंगे। और ये लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी वर्सेस चौहान किंगडम, यानी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पहले बैटल ऑफ तराइन का पहला जो युद्ध हुआ था उसमें गौरी को हरा दिए थे, लेकिन जो दूसरी लड़ाई हुई थी तराइन की उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि कन्नौज के राजा ने गौरी का साथ दिया था। अगर कन्नौज के राजा ने गौरी का साथ ना दिया होता तो शायद पृथ्वीराज चौहान को गौरी कभी हरा नहीं पाता। गौरी डायनेस्टी बोलते हैं उसको। गौरी डायनेस्टी अपने समय में बहुत बड़ा एक शासन था, आप इस मैप से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी गौरी के लिए पृथ्वीराज राज चौहान को हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन 1192 की उस युद्ध में जो दूसरा युद्ध हुआ था बैटल ऑफ तराइन का, उसमें गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। और ये युद्ध भी भारतीय इतिहास में बहुत मायने रखता है, क्योंकि गौरी उस समय केवल भारत के सीमा पर ही राज करता था और भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो दिल्ली तक कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी या बाहरी आक्रमणकारी पहुंचा नहीं था। गौरी पहला व्यक्ति था जो दिल्ली के गद्दी तक पहुंचा। इसीलिए इस युद्ध का मायने बहुत रखता है, क्योंकि अगर गौरी पृथ्वीराज चौहान से कभी जीता नहीं होता तो शायद दिल्ली तक कोई भी बाहरी आक्रमणकारी पहुंचा नहीं होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता।
लेकिन युद्ध कुछ और हुआ, युद्ध का परिणाम कुछ और हुआ और गौरी जो है दिल्ली के तख्त तक पहुंच गया। तीसरी लड़ाई फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे इतिहास में, वो थी बैटल ऑफ पानीपत, पहली लड़ाई। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही पढ़ाया जाता है हमारे इतिहास में, बहुत ही इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली सल्तनत तो बनती गई, जैसे जैसे गौरी आया, गौरी के बाद उसके सेनापतियों ने उसको मारा, तो तुगलक आया, तुगलक के बाद लोधी आए। तो लोधी दिल्ली सल्तनत पे राज करता था, इब्राहिम लोधी। लेकिन उस समय तक जो है दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गई थी और जो बाहरी आक्रमणकारी थे, ये जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो ट्राइब्स थे, वो दिल्ली में जो आए हुए थे वो कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन बाबर जो मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी, जिसने बाबर ने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, और ये युद्ध भी बहुत निर्णायक था। अगर इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को भारतीय सत्ताओं ने अगर समर्थन दिया होता, तो बाबर अगर हार गया होता, तो मुग़ल डायनेस्टी भारत में आई नहीं होती, और मुग़ल डायनेस्टी भारत में नहीं आई होती तो फिर अगेन मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी ने लगभग 150 साल तक भारत पे राज किया था, तो भारत के इतिहास कुछ और हो सकता था, और बिल्कुल होता अगर बाबर हार गया होता तो। लेकिन बाबर जीता और दिल्ली की सल्तनत तक पहुंचा, जिसके वजह से भारत का इतिहास कुछ और लिखा गया, जो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस युद्ध का भी भारतीय इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगर ये युद्ध शायद इब्राहिम लोदी जीता होता, तो मैं डेफिनेटली कह सकता था कि भारत में किसी और का शासन और भारत इतने दिनों तक गुलाम नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। इसके बाद जो लड़ाई हुई थी चौथे नंबर पे, बैटल ऑफ प्लासी का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई है। अब मैं इसको बताता हूँ क्यों हुई। ये पानीपत द्वितीय के बाद ये लड़ाई हुई थी। तब तक जो है अंग्रेज़ भारत में प्रवेश कर चुके थे, खासकर साउथ इंडिया में। ब्रिटिश भी थे और फ्रेंच कंपनी भी थी। उस समय लड़ाई केवल ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में चल रही थी। ये पहली लड़ाई थी जो ब्रिटिश वर्सेस किसी भारतीय सल्तनत से हुआ था, भारतीय राज्य से हुआ था, और इसीलिए ये लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि जो लड़ाई ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच में होती थी वो व्यापार के लिए होती थी, लेकिन ये लड़ाई सत्ता के लिए हुआ था। और इसलिए, और ये भारत की पहली लड़ाई थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किसी भारतीय सल्तनत के खिलाफ हुआ था। वो थे नवाब ऑफ बंगाल, और नवाब ऑफ बंगाल के साथ जो थे वो थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ। और अगर इस लड़ाई में भी नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो सिराजुद्दौला थे, अगर सिराजुद्दौला इस लड़ाई में जीत गए होते तो अगेन भारतीय इतिहास कुछ और होता। ब्रिटिश शायद कभी भारत में राज नहीं कर पाते, और फिर मैं अगेन बोलता हूँ भारतीय इतिहास इससे ज़रूर कुछ और ही लिखा जाता। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस युद्ध में जीतना ही भारतीय इतिहास को बदल दिया। और एक चीज़ और, इसी लड़ाई में मीर जाफ़र जो था, नवाब ऑफ बंगाल का मंत्री था, उसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से जाकर मिला, जिसकी वजह से नवाब ऑफ बंगाल को हार का मुंह देखना पड़ा। क्योंकि अगर मीर जाफ़र ब्रिटिश इंडिया से ना मिला होता तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल का जो एग्रीमेंट हुआ तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना पता चलता, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से तैयार न होती और हार जाती। लेकिन मीर जाफ़र की वजह से ऐसा लड़ाई का जो रिजल्ट था कुछ और निकला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई ये लड़ाई, और जिसकी वजह से भारत का इतिहास कुछ और ही हो गया। इसलिए भी ये युद्ध भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इसके बिना भी भारतीय इतिहास शायद, मैं नहीं मानता कि जो है इस युद्ध के बाद भारतीय इतिहास जो है कुछ और ही लिखा जाता। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी जो लड़ाई हुई थी बिफोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई थी, जिसके ये भी एक ऐसा युद्ध था जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। अगर इस युद्ध का भी रिजल्ट अपोजिट निकलता,
उल्टा हो गया होता। तो भारतीय इतिहास में मैं अगेन बोल सकता हूँ कि भारतीय इतिहास कुछ और ही लिखा जाता है। ये बैटल ऑफ पानीपत तीसरी लड़ाई थी जो कि 1761 में लड़ी गई थी, और ये लड़ाई हुई थी मराठा एम्पायर वर्सेस दुर्रानी एम्पायर। सदाशिवराव जो कमांडर थे मराठा एम्पायर के, और अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी एम्पायर का कमांडर था। ये तो राजा ही था अहमद शाह अब्दाली, मेन तो सदाशिवराव लेकिन सेनापति थे मात्र। और ये लड़ाई बहुत ही भयानक हुई थी। बैटल ऑफ पानीपत 1761 की लड़ाई थी, बहुत एडवांस लड़ाई थी, और इसमें दुर्रानी एम्पायर जीत गया था। लेकिन अगर इस लड़ाई में मराठा एम्पायर जीत गया होता तो उस समय मराठा एम्पायर जो है पूरे भारतीय लगभग 70 से 80% भारतीय एरियो पे मराठा एम्पायर का शासन था। और मराठा एम्पायर के जो सबसे काबिल, सबसे मजबूत सेनापति थे वो सदाशिवराव थे, और सदाशिवराव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगर सदाशिवराव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए होते तो मराठा एम्पायर के सामने शायद ब्रिटिश एम्पायर कभी खड़ा ही नहीं होता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी खड़ी ही नहीं हो पाती। चूँकि सदाशिवराव के देहांत के बाद मराठा एम्पायर कमज़ोर पड़ गया और छोटे छोटे राज्य में बदल गया, जिसके वजह से, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे एक एक करके पूरे भारत में कब्जा कर लिया। नहीं तो अगर मराठा एम्पायर इस लड़ाई में जीत गया होता, सदाशिवराव अगर जिंदा होते, तो भारत का इतिहास पक्का ही कुछ और ही लिखा गया होता, और शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अगेन शासन नहीं कर पाई होती, या यूँ कहें कि इतने दिनों तक शासन नहीं कर पाती। लेकिन इस युद्ध के परिणाम ने भी भारतीय इतिहास को तहस नहस कर दिया, भारतीय इतिहास को बदल के रख दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट से ही हमें पता चलता है कि वीडियो कितना अच्छा था और कितना ख़राब था। हालांकि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ख़राब लगे, ये आपके नॉलेज के लिए है। और इसको अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।